कोई हमें टक्कर में नहीं दिख रहा। इसलिए 8 की 8 सीटों पे हम टक्कर में। आप किसी को आप दावा कर रहे हैं कि 8 की 8 सीटें खिताई पीर पंजाल में आपकी हैं? मैं क्या, वो डीडीसी भी अगर जावेद साहब जीते तो भारतीय जनता पार्टी की मदद से जीते। एहसान का बदला एहसान से देंगे, ये पहाड़ी कहता है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कहती। उमर अब्दुल्ला साहब ये 2 महीने पहले देखें आप, पार्लियामेंट सीट हार गए, बुरी तरह हार गए। एक चीफ मिनिस्टर रमन भल्ला जी कले घूम रहे हैं, रमन भल्ला रह गया कला, ये 4 दिन पहले हारे। कश्मीर में इतनी बुरी हालत है एनसीपीडीपी की, इनमें से कोई 2 डिजिट में नहीं आएगा, 2 डिजिट में नहीं आएगा। 10 का आंकड़ा वादा करते हैं। इन्होंने पढ़ने वाले बच्चों के हाथ में पत्थर दे दिया, इन्होंने जिसकी नौकरी लगनी थी उसके हाथ में बंदूक दे दी, जिसकी शादी होने वाली थी उसको पाकिस्तान में ट्रेनिंग करने के लिए भेज दिया। गुथमुखुथा करके हार जाएंगे, हमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये जम्मू कश्मीर जल रहा था, जब कश्मीरी पंडितों को धक्के मार के इस वहाँ से बाहर किया जा रहा था, आप लंदन में क्या कर रहे थे? उस जलते हुए जम्मू कश्मीर को छोड़ के आपको लंदन जाने का क्या हक था? भारतीय जनता पार्टी असेंबली इंतखाबात के लिए पूरे तरीके से खिताई पीर पंजाल में तैयार है और इसी के पेश नज़र हमने पिछले दिनों में देखा कि भारतीय जनता पार्टी की जानिब से बड़े जो लीडरान थे वो पुंछ राजौरी के दौरे पर थे। और इसी बीच क्या सिनेरियो भारतीय जनता पार्टी का है इस वक्त, जिस तरीके से दावा किया जा रहा है पुंछ के अंदर खास तौर पर 3 सीटें जो हैं, हम बात करें हवेली की, सुरनकोट की और मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी की, वो भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि हमारे पल्ले में आएंगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं, जो कि पुंछ राजौरी की बात करें तो इसके भारतीय जनता पार्टी की जानिब से इंचार्ज हैं और वहीं पर एक दाकड़ नेता जो है वो कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी की जानिब से। बहुत शुक्रिया द स्ट्रेट लाइन के साथ जुड़ने के लिए राजेंद्र साहब। गुप्ता जी, मैं जानना चाहूँगी कि इस वक्त का सिनेरियो अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी दावे तो बड़े बड़े करती है कि हम पुंछ हवेली से या सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी या हम मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, ये तीनों सीटें जो हैं ये हमारे पल्ले में आएंगी। हालांकि बहुत सारी डेवलपमेंट्स हमने पिछले दिनों में देखी, नाराज वर्करों को जो है वो मनाया गया। तो किस तरीके से देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई इन 3 सीटों पर मजबूत है, उसके कदम मजबूत हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी बात रखने का वक्त दिया। मैं आपका और आपके पूरे चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ तक बात रही इलेक्शनों की, इलेक्शनों का बिगल लगभग पिछले 15 दिन से बजा हुआ है। सारी पार्टियाँ अपना ताल जो है वो ठोक बजा रही हैं। तो 25 तारीख को हमारे इस राजौरी पुंछ खिते के इलेक्शन है सेकंड फेज़ में। तो अब जो इलेक्शन है वो पूरी तरह चरम सीमा पे है, पूरी तरह पीक पे चढ़ रहा है, उसको पूरी गर्मी अब जो है वो आ चुकी है। सबको अपना अपना वेट जो है वो पता चल चुका है। मैं बात करूँगा 8 सीटों की लेके खिताई पीर पंजाल की, 5 राजौरी डिस्ट्रिक्ट की, 3 पुंछ की। मैं मान के चलूँगा कि इस वक्त वो एक बात हम बोलते होते हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, कोई हमें टक्कर में नहीं दिख रहा। इसलिए 8 की 8 सीटों पे हम टक्कर में। आप किसी को, आप दावा कर रहे हैं कि 8 की 8 सीटें खिताई पीर पंजाल में आपकी हैं? मैं कह रहा हूँ कि आप किसी भी अपोजिशन पार्टी के नेता को पूछेंगे, वो ये आपको कहेगा कि मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है 8 की 8 सीटों पे। मैं ये नहीं दावा कर रहा कि हम 8 की 8 सीटें जीतेंगे। मैं कह रहा हूँ कि हमें विरोधी ये मानने के लिए तैयार है कि उसका कंपटीशन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो मैं कहता हूँ जब भारतीय जनता पार्टी के साथ कंपटीशन है तो भारतीय जनता पार्टी इस खिता में इस बार इतना दमखम रखती है कि वो 8 की 8 सीटें जो है जीत के भारतीय जनता पार्टी के जो 50+ का नारा है उसमें 8 सीटों का योगदान डालने की कोशिश करेगी। जी, जिस तरीके से हमने देखा कि हवेली में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे नुमाइंदे को चुना जो कि आज से पहले जो है वो मुख्तलिफ जमात में रहे हैं और उनका एक रोब जो है या हम देखें बोलबाला जो था वो लोगों के अंदर काफ़ी था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे उन्हें मैदान में उतारा गया तो देखा गया कि उनकी जानिब से जो है वो लोग जो उनके साथ जुड़े हुए थे वो भी कहीं ना कहीं किनारा करते हुए नजर आया। आप इंचार्ज हैं पुंछ राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसीज के, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या हवेली की वो सीट जहां पर हम अगर सुरनकोट की बात करते हैं वहां पर लोगों का या भारतीय जनता पार्टी की जानिब से नारा भी दिया जा रहा है कि एहसान का बदला वोट से, लेकिन पुंछ में ऐसी सूरत हाल देखने को नहीं मिलती। पुंछ में अगर हम इस वक्त देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत आगे है भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या आप तब भी दावा करते? मैं कहूँगा कि मेरे से आप ज़्यादा जानकार हैं राजौरी पुंछ खिते के। मैं नहीं कहूँगा कि मैं आपसे बड़ा जानकार हूँ, आप मेरे से ज़्यादा अच्छे जानकार हैं क्योंकि आप 24/7
आम लोगों के बीच रहते हैं, डिफरेंट लोगों की आप आवाज़ सुनते हैं और डिफरेंट लोगों की आप बात करते हैं। मैं इसलिए आपके किसी दावे को नहीं जुटलाऊंगा, मगर मैं एक अपना दावा रखने की कोशिश आपके साथ करूंगा। गनी चौधरी साहब पुंछ हवेली में, वो पिछला इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़े, 15,000 वोट उन्होंने लिया। दूसरा इलेक्शन वो डीडीसी का लड़े, अपना और अपनी बेटी दोनों को वो जिताए। 18,000 वोट उन्होंने सिर्फ 2 ब्लॉक से लिया। मैं कहूँगा कि इसलिए कहीं ये मानने की मैं बात नहीं है कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनका कोई वोटर और सपोर्टर पीछे आया है। मैं कहूँगा कि जो गनी साहब का अपना वोटर सपोर्टर है वो पूरी तरह उनके साथ खड़ा है, और जो भारतीय जनता पार्टी का एक अपना ट्रेडिशनल बूथ है वो पूरी की पूरी 2 फोर्सेस वहाँ पे काम करके मैं कहूँगा कि आप जिस दिन अपने हमारी गिनती होगी 8 तारीख को, आपको लगेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं गनी साहब के आसपास भी नहीं होगी। गनी साहब बहुत भारी अक्सरियत से वहाँ से जीतेंगे, और हम सब साबित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का फैसला और गनी साहब का फैसला भारतीय जनता पार्टी पर लड़ना दोनों एक क्लास फैसले होंगे। ये आप भी कहेंगे कि गनी साहब का फैसला आपका ठीक था 8 तारीख को। कोटरंका में आते, कोटरंका में मामा भांजा को आपने लड़ा दिया। एक ही घर से आने वाले 2, एक एनसी से और दूसरे भारतीय जनता पार्टी से 2 दिन पहले ज्वाइन किया और मैंडेट दे दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी दावा करती है कि कोटरंका में जिस तरीके से जुल्फ़िकार अली चौधरी को जो है वो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी की जानिब से दिया गया है, दूसरी जगह उनके मध्य मुकाबिल देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो भांजा वहाँ से लड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या सिनेरियो वहाँ का बनता है? मैं मान के चलूँगा कि जो कोटरंका की बात है, जुल्फ़िकार अली चौधरी साहब वो एक बहुत बड़े नेता हैं उस खित्ते के। उनके पिताजी वो खुद बड़े नेताओं में शुमार हैं। आज तक उन्होंने जितने इलेक्शन एमएलए के लड़े, असेंबली के लड़े, सारे के सारे इलेक्शन इस परिवार ने जीते। ठीक है, बीच में एक दौर आया वीडीसी डीडीसी का, उसमें जो हमारे जावेद साहब हैं उनकी श्रीमती जी वहाँ से एक डीडीसी जीती और वो खुद जावेद साहब हारे। मैं कहूँगा कि मैं अब माजी की बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ अंदर की बातें यहाँ करूँगा तो परेशानी हो जाएगी कुछ लोगों को। वो डीडीसी भी अगर जावेद साहब जीते तो भारतीय जनता पार्टी की मदद से जीते थे, अपनी ताकत उनके पास इतनी नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्ट कैंडिडेट है जुल्फ़िकार अली चौधरी साहब, तो आप मान सकते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी सपोर्ट करके जावेद साहब की धर्मपत्नी को जिता सकती हैं, तो जुल्फ़िकार साहब तो हमारे कैंडिडेट हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कोटरंका बुद्धल सीट पे एक ताकतवर पोजीशन में है। हमारा ट्रेडिशनल वोट वहाँ पे लगभग 15,000 के करीब हमारा ट्रेडिशनल वोट है। वो ट्रेडिशनल वोट जब जुल्फ़िकार अली चौधरी साहब के वोट के साथ मिलेगा तो मैं कहूँगा कि 1 साइडेड फैसला होगा। मैं कोई आज बड़े दावे नहीं करूँगा, मैं जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और जो हमारी स्ट्रेटजिकली जिस स्ट्रेटजी पे हम चल रहे हैं, जुल्फ़िकार अली साहब बड़े कंफर्टेबल माहौल में जीतेंगे। अच्छा, एक आखिरी बात, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जानिब से कुछ कैंडिडेट्स खड़े किए गए हैं पहाड़ी कम्युनिटी की जानिब से, तो उनका जो एक ही नारा है, जो एक ही कम्युनिटी को जो है वो सपोर्ट या हिमायत देता है, जिसमें कहा जाता है कि एहसान का बदला वोट से, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के उन कैंडिडेट्स की जानिब से एक तरफा नारा लगाया जाता है, दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं नाराज़ करने की कोशिश की जा रही है? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि हम किसी को नाराज़ कर रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं। अगर 40 साल का एक इशू पहाड़ियों का हमने सेटल करा तो ये तो पहाड़ी कहता था ना, हमने नहीं कभी कहा। ये पहाड़ी कहता था जब वो मांगने जाता था भारतीय जनता पार्टी से कि आप हमें हमारा इशू जो है वो उसको सेटल करो, हम एहसान का बदला एहसान से देंगे। ये पहाड़ी कहता है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कहती। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा करना होता तो वो बिल्कुल लटका सकती थी। भारतीय जनता पार्टी के वो उम्मीदवार सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। मैं अपनी बात को क्लियर करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स अगर करनी होती बाकी पार्टियों की तरह, हम भी उनको 40 साल लटका सकते थे। आज वोट लेते, कल सपोर्ट लेते, फिर जाके कहीं एसटी का मसला हल करते। हमने बोला नहीं, हम आपका मसला हल करेंगे, आप वोट दो या ना दो, ये आपकी मर्जी है। हमने कहीं लिखवा के नहीं लिया कि पहाड़ी हमें पहाड़ी एसटी देने के बाद वोट देंगे। अब ये पहाड़ियों का एक अपना दिल है। आप मेरे पे कोई एहसान करती हैं, आप मेरा कोई काम करती हैं, तो मैं मार्केट में खड़ा होकर कहता हूँ कि मुझे इस मैडम का एहसान उतारना है, तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है।
ये बात रही पहाड़ियों की, ये पहाड़ी लोग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती। एक बात। दूसरी बात, अगर हमने इंसाफ किया तो हमने किसी का हक नहीं छीना। तब हमारे गुज्जर बकरवाल भाई थे जिनको ऑलरेडी एसटी 10% मिला हुआ है, उनका इतना सा कहना था, उनकी सारी लीडरशिप, आज जो लीडरशिप कुछ और कह रही है, वो अमित शाह जी के टेबल पे जाके ये बात कह के आई थी कि आप हमारा 10% जो है उसको सिक्योर करो, उसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करो, बाकी किसी कम्युनिटी को आप जितना मर्जी दो, हमें कोई एतराज़ नहीं। गुज्जर बकरवाल भाइयों के साथ धोखा तब था, उनको चीट हमने तब किया होता, हमने अगर उनका 10 से 9% किया होता। उनका 10 का 10% उनकी थाली में पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जेब में 10% और पड़ा था, वो उठा के पहाड़ियों को दिया। हमने 40 साल पुरानी लड़ाई जो है उसको ख़त्म किया है। अब वोट लेने के लिए हमारे लीडर उस लड़ाई को जिंदा करें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप रजौरी पुंछ को देखें, हमने कितने अच्छी तरह से यहाँ टिकटें बांटी हैं। हमने 2 सीटें यहाँ पे गुज्जर कम्युनिटी को दी हैं। अगर हम पहाड़ियों के नेता होता या सिर्फ पहाड़ियों का वोट लेना होता, फिर हम गुज्जर्स को टिकट नहीं देनी चाहिए थी, हमने दी। कोई एहसान नहीं किया, उनका हक था। हम 2 की जगह 3 देना चाहते थे। हम चाहते थे 3 सीटें हमारे गुज्जर भाई लड़े, 3 सीटें हमारा जो मुस्लिम पहाड़ी है वो लड़े, 2 सीटें यहाँ से हमारा जो हिंदू पहाड़ी है वो लड़े। हम तो सब बैलेंस करके चलना चाहते थे, क्योंकि सारे लोग यहाँ पे रहते हैं और सबको हक है, उनको अपना अपना हक जो है वो मिलना चाहिए। वो ठीक है कि हमें कोई कैंडिडेट तीसरा सूट नहीं किया, जीतने वाला नहीं मिल पाया, 2 गुज्जर को मिली, 3 पहाड़ी मुस्लिम लड़ रहे हैं, तो 3 जो है हिंदू पहाड़ी लड़ रहे हैं। हमने बैलेंस करने की कोशिश की, इसलिए हम ना कोई हिंदुओं की पार्टी हैं, क्योंकि आज से पहले आप ही लोग माइक जब रखते थे आप कहते थे आप हिंदुओं की पार्टी हैं। आज हमसे ये सवाल आप नहीं पूछते। आज जब आप हमें ये सिद्ध करने पे लगे हो कि आप गुज्जर विरोधी हो। मुझे कोई शख्स, कोई पार्टी, किसी का बड़ा नेता, कोई बड़ा जर्नलिस्ट ये बताने की कोशिश करे कि हमने कहाँ किसके साथ भेदभाव किया। हमने इंसाफ किया, पहाड़ियों के साथ भी, गुज्जर के साथ भी। गुज्जर के साथ तो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बंद थी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की थी, आप लोग नहीं बोले, आप लोग उसको वोट दे रहे हैं। हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बंद कर खोल दी कि सब जगह जाके जो हमारा गुज्जर भाई है वो ले सकता है। हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो गुज्जर को दी। मैं कहूँगा कि जिस मकदार में वो ग्राउंड पे लागू होना चाहिए उसमें नहीं हुआ, कमी है, मगर हमने वो एक्ट तो बनाया ना, हमने उसको राइट तो दिए ना। मैं कहूँगा हम सबको साथ इंसाफ कर रहे हैं। 2% यहाँ पे रिजर्वेशन थी ओबीसी के साथ, जिसमें नाई, हमारा कसाई, लोहार, तरखान, सुनार, जो बेचारे छोटे छोटे काम करते हैं वो पिस रहे थे। किसी सरकार ने 70 साल में उनकी तरफ नहीं देखा। हमने 8% रिजर्वेशन दी। हमने सबके साथ इंसाफ करने की कोशिश की, गोरखा समाज के साथ इंसाफ करने की कोशिश की। जो हमारा पीओजेके का रिफ्यूजी जहाँ पिछले 70 साल से बैठा है उसके साथ इंसाफ करने की कोशिश की। वेस्ट पाक रिफ्यूजी जिसको यहाँ पे असेंबली का वोट डालने का हक नहीं था, उसको हमने हक दिया। मुझे बताएं ना आप, हमने बेइंसाफ़ी किसके साथ की? बेइंसाफ़ी हमने किसी के साथ नहीं की, इंसाफ हमने सबके साथ किया। छीना हमने किसी का नहीं, हमने सबको दिया। बाकी पार्टियों ने तो आज तक छीना ना, गुज्जर से इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बंद करके गुज्जर से उसका हक छीना गया, पहाड़ियों को एसटी ना देके पहाड़ियों का हक छीना गया, ओबीसी को रिजर्वेशन ना देके ओबीसी का हक छीना गया, गोरखा समाज को यहाँ की नागरिकता ना देके उनका हक छीना गया, और अपने जो हमारे वेस्ट पाक रिफ्यूजी हैं उनको वोट डालने का हक ना 70 साल के दे के हमने दिया, उनका हक छीना गया। भारतीय जनता पार्टी हक देने वालों में से है, हक छीनना हमारा काम ही नहीं है। हमने जब से सरकार में, जब से पार्टी बनी है, हमारा नारा है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। हम नेशन को फर्स्ट रखते हैं कि नेशन में जितने लोग दबे, कुचले, पिछड़े, जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, उनकी आवाज़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। उसी का नमूना देखेंगे। हमारे खूबसूरत गुलदस्ता आपको पुंछ हवेली में मिलेगा। गनी चौधरी साहब, उनके साथ पहाड़ी चल रहे हैं, उनके साथ हिंदू और सिख भी सारे चल रहे हैं। आ जाए आप सुरनकोट में, टोटल हिंदू मुस्लिम इकट्ठा होकर वहाँ इलेक्शन लड़ रहा है। आ जाए आप अपने मेंढर में, हिंदू मुस्लिम पूरा एक गुलदस्ता बन के वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा है। राजौरी में आ जाएं, हमारे साथ गुज्जर भी चल रहे हैं, पहाड़ी भी चल रहे हैं, यहाँ का हिंदू सिख भी चल रहा है। आप चले जाएं कोटरंका में, वहाँ पे आप देखेंगे हिंदू, पहाड़ी, गुज्जर अगर किसी पार्टी के साथ हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। नौशहरा, सुंदरबनी, यही पोजीशन है। आज ये जो पोजीशन हमने पिछले 10 साल में बनाई है, हमने लोगों में काम किया मैडम, बातें नहीं करी। उस 10 सालों में हमने जो पोजीशन बनाई, वो गुज्जर्स के साथ हमने रिलेशन बनाए, बकरवाल के साथ रिलेशन बनाए, पहाड़ी के साथ बनाए,
हमने ओबीसी के साथ बनाए, हमने हिंदू के साथ बनाए, हमने सिख के साथ बनाए, हमने क्रिश्चियन के साथ बनाए। हमने बताया लोगों को कि हम हक देने वाले लोग हैं। उसी की तरफाट जो है सारे कैंडिडेट में है, इसीलिए आज सारे मान रहे हैं कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं कहूँगा कि हम खुशकिस्मत लोग हैं कि आज 8 की 8 सीटों पे डिस्कशन हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा मुकाबला है। इसका मतलब है कि हम 8 की 8 सीट पे 1 नंबर पे हैं। अच्छा, एक आखिरी बात जो मेरे जहन में आई रिजर्वेशन को लेकर, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि हम रिजर्वेशन पॉलिसी में रिव्यू लाएंगे अगर हम इक़्तिदार में आते हैं। इस पर क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपको ना बड़ा कोई वो नहीं लेना चाहिए उनको, हाँ सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब कश्मीर में जाते हैं एक बात करते हैं, वहाँ कहते हैं कि मुसलमानों को बीजेपी खा जाएगी। जम्मू में आते हैं मंदिर में बैठ के एक भजन गाते हैं, वो सेकुलर हो गए, ठीक है। वो उनका बेटा जीतता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जाके मिनिस्टर बन जाता है, तब ना इस्लाम खतरे में ना आता ना बीजेपी खराब रहती। इसलिए उनकी बात को सीरियस मत लें। उमर अब्दुल्ला साहब ये 2 महीने पहले देखें आप, पार्लियामेंट सीट हार गए, बुरी तरह हार गए, एक चीफ मिनिस्टर हार गया। आज वो असेंबली की 2 सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसका मतलब उनको डर है, डर है। मैं कह रहा हूँ अगर ये हालत है, आप उनकी बात को सीरियस लेते हैं। वो कहते हैं हम शंकराचार्य की पहाड़ी का नाम चेंज कर देंगे। भैया लाखों सालों हजारों सालों से उसका नाम शंकराचार्य है, आप चेंज करके क्या दे देंगे उसको? शंकराचार्य है तो शंकराचार्य है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। वो तो आज तक नारा देते थे हम प्री 53 देंगे जम्मू कश्मीर को, क्या दे दी उन्होंने? वो कहते थे हम यहाँ पे रायशुमारी करेंगे, क्या उन्होंने करवा दी? अब उसके बाद कहते थे हम 370 नहीं टूटने देंगे, क्या बचा लिया उन्होंने? वो अब कह रहे हैं हम 370 वापस लाएंगे। मैं कह रहा हूँ बाबा कहीं उनकी कैपेसिटी है, पार्लियामेंट ने पास किया है, आपको भी लोगों को अवेयर करना चाहिए कि जो कांग्रेस और एनसी का गठजोड़ है ये दिखोसला है। एनसी ने अपना मैनिफेस्टो कश्मीर बेस्ड रख के बनाया है, कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जम्मू बेस्ड रख के बना रहे हैं दोनों पार्टनर। कांग्रेस को पूछो 370, वो कहती है हम इस पर बात ही नहीं करेंगे। उनको पूछो, वो कहते हैं हम 370 वापस लाएंगे। बाबा लाओगे कहाँ से? असेंबली में ऐसी कौन सी ताकत आ जाएगी कि आप 370 वापस लेंगे? इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बात है पीडीपी की, जहाँ तक बात है पीडीपी की, ये 4 दिन पहले उनकी सबसे बड़ी सर्वा नेता हमारी बहन है वो महबूबा मुफ्ती जी बुरी तरह हार गई, बुरी तरह। वो कहती है कि अब भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला सिर्फ पीडीपी कर सकती है। मैं कहूँगा जी, मैं बड़ा परसों एक डिस्कशन में बैठा हुआ था नेशनल चैनल पे, मैं उनका एक बयान सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतनी बड़ी हमारी कदावर शख्सियत इस देश जम्मू कश्मीर की वो चीफ मिनिस्टर रही, उनके वालिद साहब चीफ मिनिस्टर रहे, उनके वालिद साहब होम मिनिस्टर रहे, बड़ी कदावर शख्सियत हमारे मरहूम मुफ्ती साहब हैं, कोई आम इंसान वो नहीं थे। मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर की नहीं हिंदुस्तान की वो बहुत बड़ी शख्सियत है। आज उनकी इतनी बेटी इतनी मजबूर मुझे उस डिस्कशन में नज़र आई, उनका बयान मैंने सुना, डिस्कशन ही उसी चीज़ पे थी कि हम कह रहे हैं पीएचडी को कि हमें अलायंस में लो, अब वो नहीं लेते तो मैं क्या करूं? मैं कह रहा हूं अगर उनकी हालत ठीक होती तो उनको अलायंस में लेते, अगर उनकी हालत ठीक होती तो वो खुद लड़ते। वो आवाज़ लगा रहे हैं कि बस निकल रही है कि कृपा करके मुझे भी चढ़ा रहो, वो बस वाले चढ़ाने के लिए तैयार नहीं, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? वो अब मैं यही कह रहा हूँ, ये मज़े की बात है कि आज आपको एनसी मिलेगी, वो कह रही बीजेपी के साथ हमारा कंपटीशन है। आप पीडीपी मिलती है, वो कहती है हमारा कंपटीशन उसके साथ है। कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। रमन भल्ला जी कले घूम रहे हैं, रमन भल्ला रह गया कला। ये 4 दिन पहले हारे, जिस असेंबली से वो परमानेंट इलेक्शन लड़ते थे गांधीनगर से, आज वो छोड़ के हीरानगर साइड चले गए। वैसे अगर आपकी पोजीशन ठीक थी तो कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज करने की क्या नौबत आ गई? रमन भल्ला जो अपने आप को यहाँ का कहता है कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, मैं कहता हूँ इनकी हालत पतली है, इनकी हालत बुरी है, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कहीं 370 बता के, कहीं कुछ बता के, कहीं कुछ बता के। मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी ने जो 25 वादे किए हैं, 25 वादे मैडम, अगर क्या चाहें तो मैं इसके बाद आपको वो 25 के 25 वादे ये मैं जेब में लेके घूम रहा हूँ, रिटर्न में दे रहे हैं, हमको बेवकूफ़ नहीं लोगों को बना रहे। ये 25 के 25 वादे हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ना कि हम जो हमारी वो है पेंशन है, चाहे वो वृद्धा है, चाहे वो बूढ़ी माँ है,
1,000 रुपया महीना, अब उनको 3,000 रुपया महीना करेंगे, 36,000 रुपया साल का देंगे। हम कह रहे हैं ना एनसी के हम 4,000 देंगे, बात उस डिस्कशन उस पे हो। शंकराचार्य की पहाड़ी का नाम चेंज करेंगे, उससे किसी को कुछ मिलने वाला नहीं। हम ये कह रहे हैं कि घर की बड़ी बहू, बड़ी बेटी जो होगी उसको हम 1,500 रुपया महीना देंगे, क्योंकि उसको घर का खर्चा छोटा मोटा चलाना होता है। वो कहें ना हम 3,000 देंगे, डिस्कशन उस पे हो। हम कह रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर में 10,000 किलोमीटर रोड नहीं बनाएंगे, वो कहें हम 25,000 किलोमीटर बनाएंगे, डिस्कशन उस पे हो तो कोई बात करे। हम कह रहे हैं कि हम 2 सिलेंडर फ्री में देंगे, वो कहें हम 5 देंगे, डिस्कशन उस पे करें। हम कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए 5 लाख रोजगार बनाएंगे। रोजगार से मतलब कोई सरकारी नौकरी नहीं, मैं कह रहा, इस बात को समझने की कोशिश करें। रोजगार बनाएंगे, यहाँ सड़कें बनेंगी, यहाँ पुल बनेंगे, हम उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे कि 5 लाख बेरोजगार बच्चे जो हैं उस काम में लग जाएं। हम कह रहे हैं कि हमने 5 लाख का जम्मू कश्मीर को फ्री, सबके जेब में कार्ड डाला हुआ है, गोल्डन कार्ड। आपके पास भी है, मेरे पास भी है, सबके पास भी है, उमर अब्दुल्ला साहब के पास भी है, महबूबा मुफ्ती जी के पास भी है। अजय को उनको जरूरत नहीं है, अमीर तरीन आदमी है, वो लंदन में घर में रहते हैं, उनको क्या जरूरत है, मगर हमने उनको भी दिया, भैया आप भी 5 लाख रखो। हम कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी, हम 5 की जगह 7 लाख करेंगे। आप कहो ना 10 लाख करेंगे, आप नहीं कह रहे, आप कह रहे हो हम 370 वापस लाएंगे। और बाबा पहले वो 1953 तो वापिस ले आते, पहले वो जो वो आप रायशुमारी कराने लगे थे वो तो वापिस ले आते। इसलिए झूठे वादे लोगों से मत करें। इस बार मेरा मानना ये है, आप देखेंगे जो कश्मीर में हालत है, कश्मीर में इतनी बुरी हालत है एनसीपीडीपी की, इनमें से कोई 2 डिजिट में नहीं आएगा, 2 डिजिट में नहीं आएगा। 10 का आंकड़ा वादा करते हैं ये। मैं कह रहा हूँ जो ग्राउंड रियलिटीज है। वादा करने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ, मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ। मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ। हम पॉलिटिक्स को नज़दीक से देखते हैं। मैं दावा नहीं कर रहा, जो उनकी हालत है, जो उनकी फड़फड़ाहट है, ये पारिवारिक राज जिसने जम्मू कश्मीर का हाल बुरा किया 3 परिवारों ने, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और गांधी नेहरू परिवार, इन तीनों ने मिलकर इस जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया। इन्होंने पढ़ने वाले बच्चों के हाथ में पत्थर दे दिया, इन्होंने जिसकी नौकरी लगनी थी उसके हाथ में बंदूक दे दी, जिसकी शादी होने वाली थी उसको पाकिस्तान में ट्रेनिंग करने के लिए भेज दिया। मैं कहूँगा कि ये लोग इनको माफ़ मैडम नहीं करेंगे। कश्मीर से इनका सुफड़ा साफ होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का। जम्मू में तो इनका नाम लेवा नहीं। ये शोर डालते थे पीर पंचाल के इस खिता पे, मैं कहूँगा पीर पंचाल के इस खिता पे इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं। कैंडिडेट का लोग नाम पूछ रहे हैं, उसका घर का एड्रेस पूछ रहे हैं कि घर कहाँ है। अलायंस कहीं नहीं, आप जाओ कहीं मुझे अलायंस दिखाओ। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी डफलीप जा रही है, कांग्रेस अपनी डफलीप जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां कांग्रेस का कैंडिडेट है उसको हराने की कोशिश कर रही है, जहां एनसी का कांग्रेस है वहां उसको कांग्रेस हराने की कोशिश कर रही है। ये खुद ही गुथमुकुथा करके हार जाएंगे, हमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 24/7 चलने वाली पार्टी है, एक दिन चलने वाली नहीं है कि इलेक्शन आ गए तो पोस्टर डंडे लेके निकल चले। हमारा यहाँ इतना बड़ा ऑफिस है, आप जिस दिन आएंगी उस दिन देखेंगे उसके अंदर कोई ना कोई प्रोग्राम चल रहा है, लोगों के साथ जुड़ने का, लोगों के साथ मिलने का। इसलिए ये लोग हैं शुतुरमुर्ग की तरह, ये इलेक्शनों के दिनों में बाहर आएंगे, बरसात की मेंढक की तरह ये बाहर आएंगे, काउंट करेंगी, जब बरसात खत्म होगी दोबारा तालाब में चले जाएंगे। मैं पूछता हूँ ना फारूक अब्दुल्ला साहब को, जब ये जम्मू कश्मीर जल रहा था, जब कश्मीरी पंडितों को धक्के मार के इस वहाँ से बाहर किया जा रहा था, आप लंदन में क्या कर रहे थे? उस जलते हुए जम्मू कश्मीर को छोड़ के आपको लंदन जाने का क्या हक था? उस जलते हुए कश्मीर को छोड़ के आपको वहाँ ऐश करने का, गर्मी की छुट्टियाँ मनाने का क्या हक था? जब यहाँ पे खून, ये कश्मीरी वादी की जो पहाड़ियाँ हैं खून से लाल हो रही थी, तब फारूक अब्दुल्ला साहब को यहाँ बैठना चाहिए था। मैं कहता हूँ आप 40 साल से पहाड़ियों का हक क्यों नहीं दे पाए? मैं पूछना चाहता हूँ आप 70 साल से ओबीसी को अपना हक क्यों नहीं दे पाए? मैं पूछना चाहता हूँ कि आप गुज्जर बकरवाल भाइयों का आपने इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बंद करके उनका हक क्यों छीना? मैं पूछना चाहता हूँ जिस बेटी की शादी जम्मू कश्मीर से बाहर हो जाती थी, उस बेटी का प्रॉपर्टी से हक क्यों छीना? आप बताओ, आपने इतने हक छीने, आपने किसी को नहीं बख्शा, इस बार लोग आपको नहीं बख्शेंगे। टाटा बाय बाय, खेल खत्म होने वाला है। बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ राजेंद्र गुप्ता जी, जिनका कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी खिताब पीर पंजाल की 8 सीटों पर मुकाबले पर है। और बात रही नेशनल कॉन्फ्रेंस की, अलायंस की, या फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या दूसरी तीसरी जमात जम्मू कश्मीर में, उनके सफाई का वक्त जो है वो अब नज़दीक आ चुका है।